सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 59। पिछले पाठों में मैंने आपको सूर्य देव से लेकर केतु देव तक ग्रहों के गुण और धर्म को समझाने का प्रयास किया। मैंने आपका ग्रहों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश की कि इन ग्रहों के कारतत्व क्या हैं और ये किस तरह का कार्य करते हैं और इनको समझने के लिए हमें किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसको भी समझाने का प्रयास किया। जब मैंने आपको सारे ग्रह समझाए तो मुझे लगा कि आज हमको केंद्राधिपति दोष पर बात करनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपको केंद्राधिपति दोष समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हैं, जो कि आप जानते हैं। जैसे हमारे गुरु बृहस्पति देव जी, जो कि नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे शुक्र देव आते हैं, जो कि नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों रूपों से शुभ ग्रह हैं। तो नंबर 1 पे हमारे गुरु बृहस्पति देव जी, नंबर 2 पर हमारे शुक्र देव जी, नंबर 3 पर आते हैं हमारे बुध देव और नंबर 4 पर आते हैं हमारे चंद्रमा। इन 4 ग्रहों को नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहा जाता है। अब सबसे एक नंबर पर हमारे गुरु बृहस्पति देव जी को, दूसरे नंबर पे शुक्र देव जी को, तीसरे नंबर पे बुध देव जी को। क्योंकि तीसरे नंबर पर इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये सूर्य के साथ ही होते हैं और ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं। तो 100 में से 90 कुंडलियों में बुध देव सूर्य देव जी के साथ होने से अशुभ बन जाते हैं। मैंने पिछले पाठों में आपको ये भी बता चुका हूँ कि बुध देव जी को नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, जबकि वह सूर्य देव जी के साथ बैठते हैं और थोड़ी सी अशुभता उनमें आ जाती है। यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं। अगर ये शनि देव जी के साथ बैठेंगे तो ये अशुभ प्लैनेट हो जाएंगे, और ये गुरु बृहस्पति देव जी के साथ बैठेंगे तो ये शुभ प्लैनेट हो जाएंगे। तो बुध देव सबसे पहले प्रभाव ग्रहण करते हैं। हमें एक ये चीज भी सीख लेनी चाहिए। अगर 9 के 9 ग्रहों में एक राहु केतु और एक बुध देव सबसे पहले अपने साथ वाले ग्रह का प्रभाव ग्रहण करते हैं। चौथे नंबर पे हमारे चंद्र देव आते हैं, जो कि अगर सूर्य के साथ होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, सूर्य से 12 डिग्री दूर होते हैं तो क्षीण हो जाते हैं, सूर्य से 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे होने पर अशुभ हो जाते हैं, और सूर्य से 180 डिग्री दूर होने पर यह शुभ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने चौथे नंबर पर चंद्रदेव जी को स्थान दिया है। ये 2 ग्रह बहुत ही कम शुभ हो पाते हैं, इनकी कुंडली में ज़्यादातर संभावनाएं कम देखने को मिलती हैं। अब हमारे गुरुदेव और शुक्रदेव, जो कि नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ ही ग्रह हैं। अब हमारे केंद्र, जो कि आप जानते हैं 1, 4, 7, 10, जिसे हम विष्णु स्थान कहते हैं, 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र होते हैं। मैं अभी केंद्र की बात कर रहा हूं, राशियों की नहीं। अगर किसी भी कुंडली में अगर केंद्र के अंदर इन ग्रहों की राशियां विराजमान होंगी तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगने की संभावना हो सकती है। अब उदाहरण के लिए अगर मैं 3 नंबर की पत्रिका बनाता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2। अब आप केंद्र में देख रहे हैं बुध देव जी की 2 राशियां हैं और यहां पर गुरु बृहस्पति देव जी की 2 राशियां विराजमान हैं। अब मान लीजिए गुरु बृहस्पति देव केंद्र में ही विराजमान हो जाए, इनकी दूसरी राशि में चाहे विराजमान हो जाए या अपनी उच्च राशि में भी विराजमान हो जाए। अब यहां गुरु बृहस्पति देव, जो कि शुभ ग्रह है, उसके बाद केंद्र में आके बैठे और शुभ ग्रह है। अब इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए मैं यहां पर चंद्रदेव जी को विराजमान करूं, तो यहां चंद्रदेव जी विराजमान करूं तो 7वीं दृष्टि से ये शुभ ग्रह हो जाएंगे। इन्होंने अपनी शुभता और ज्यादा बढ़ा दी। अब जो हमारा शुभ ग्रह था और अधिक शुभ ग्रह हो गया। जैसे हम देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत सुंदर होता है। छोटे बच्चे सभी सुंदर होते हैं, मगर कोई कोई बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, तो हम कहते हैं ना बच्चा बहुत सुंदर है।
तो उसको हम जब बहुत सुंदर कहते हैं तो उसे नजर लग जाती है। तो बहुत ज्यादा अच्छाई होने के कारण भी जब अति हो जाती है, किसी भी चीज की अति हो जाती है, तो वह अच्छा परिणाम नहीं दे पाती है या फिर उसके परिणामों में कमी आ जाती है। जैसे आपने तो तारीफ में कहा कि वह छोटा बच्चा बहुत सुंदर है, और पता चला अगले दिन उस बच्चे को नजर लग गई है और उसके माता पिता उसकी नजर उतार रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे अच्छे ग्रहों को भी नजर लग जाती है। अब जब हमारा अच्छा ग्रह अच्छे स्थान में आया, मान लीजिए गुरु अच्छे स्थान में है, अब उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, उनको चंद्रमा जैसे ग्रह या शुक्र जैसे ग्रह या बुध जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो इन्हें केंद्राधिपति दोष मान लिया जाता है। अब केंद्राधिपति दोष लग जाने से ऐसा नहीं है कि ये फल ही नहीं देते, इनके फलों में कमी आ जाती है। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है आप किसी काम में 100 रुपए कमाने वाले थे, आपको 100 रुपए का लाभ ना हो, आपको 60 रुपए का लाभ हो। हम कई बार पत्रिका में देख रहे होते हैं कि हमारी दशा अच्छी चल रही है, हमारे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, और फिर भी हमें अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा, या परिणाम मिल रहा है तो देर से मिल रहा है। अब यह परिणाम हमें देर से जो मिलता है, उसका भी ये केंद्राधिपति एक कारण होता है। अब सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है कि केंद्राधिपति दोष सिर्फ उसी ग्रह को लगेगा जिसकी केंद्र में राशियां विराजमान होनी चाहिए। जहां मैंने आपको दिखाया बुध और गुरु बृहस्पति देव जी की राशियां विराजमान है, सिर्फ इसीलिए गुरु बृहस्पति देव जी को केंद्राधिपति दोष लगेगा। अगर मान लीजिए यहां पर शुक्रदेव विराजमान हो जाएं, तो यहां शुक्रदेव जी को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, यहां चंद्रदेव जी को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी इन 4 घरों में राशि विराजमान नहीं है। अब अगर मैं पत्रिका बदल देता हूं तो हम यहां और समझ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक मेष लगन की पत्रिका बना देता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब मैंने मेष लगन की पत्रिका बना दी है, तो यहां पर हमारे केंद्र में देखिए आपको एक शुक्रदेव जी की राशि दिख रही है और एक हमारे चंद्रदेव जी की राशि दिख रही है। तो अब हमारे चंद्रदेव जी और शुक्रदेव जी को केंद्राधिपति दोष लग सकता है। अभी चंद्रदेव जी के लिए आपको थोड़ा बाद में समझाता हूं, पहले हम शुक्रदेव जी को समझ लेते हैं। अगर हमारे शुक्रदेव यहां पर विराजमान हो जाए, या केंद्र में यहां पर विराजमान हो जाए, या अपनी स्वराशि विराजमान हो जाए, अब अगर हमारे शुक्रदेव केंद्र में इन 4 घरों में कहीं पर भी विराजमान हो जाए या अपनी स्वराशि में विराजमान हो जाए, तो केंद्र में इनकी राशि है, इसलिए अगर इनको कोई शुभ ग्रह देख लेगा, मान लीजिए ये गुरु यहां लगन में बैठे इनको दृष्टि दे रहे हो, या फिर चंद्रमा यहां बैठ के इनको दृष्टि दे रहे हो, तो इनको केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। तो मेरा इस राशि को बनाने का एक ही मतलब था कि सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि हमारे केंद्र में वह राशि विराजमान है या नहीं है। अगर है और वह किसी शुभ ग्रह के साथ है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो उसे केंद्राधिपति दोष लग सकता है। मगर अगर यहां पर शुक्रदेव जी की राशि नहीं होती और वो केंद्र में विराजमान होते, तो उन्हें केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। अब केंद्राधिपति दोष शुभता के कारण लगता है। अब आप अगर किसी पंडित जी के पास जाएं और वो आपको केंद्राधिपति दोष बताकर आपसे उपाय कराने लग जाए, तो केंद्राधिपति दोष भंग भी होता है। तो किस स्थिति में भंग होता है उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये हमारे नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से ग्रह वक्री हो जाए, अगर गुरु वक्री हो जाए या फिर हमारे शुक्रदेव वक्री हो जाए, तो इनका केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है। अगर ये केंद्र में भी विराजमान हैं, इनकी राशियां केंद्र में भी हैं, और अगर ये वक्री हो जाते हैं, तो केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें थोड़ी सी अशुभता आ जाती है। तो जहां जरा सी अशुभता आएगी तो वहां पर केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा। अगर हमारे गुरु बृहस्पति या फिर शुक्रदेव केंद्र में है और उन्हें केंद्राधिपति दोष लग रहा है, और अगर उन्हें हमारे 5 प्लैनेट जैसे कि सूर्य जो क्रूवल है,
हमारे मंगल, शनि, राहु या केतु किसी भी ग्रह की दृष्टि या फिर युति हो जाएगी तो भी केंद्राधिपति दोष भंग हो जाएगा, तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अब जो ग्रह नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से शुभ होगा, दोनों तरह से शुभ हो गया, केंद्र में बैठा या त्रिकोण में बैठा और शुभ हो गया, उसके साथ किसी अच्छे ग्रह की युति हो गई या फिर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि हो गई तो भी वह और शुभ हो गया, तो तभी अगर ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे तभी ग्रह को हम कहेंगे इसे केंद्रापति दोष लग रहा है, वरना हम केंद्रापति दोष भंग का नियम देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे। अब हमारे चंद्रदेव और सूर्यदेव अगर 8वें घर में या 12वें स्थान में जाते हैं, मान लीजिए चंद्रदेव यहां है या सूर्यदेव यहां है, तो इनकी एकल स्वामित्व वाले ग्रह हैं, इनके पास एक एक राशि का ही स्वामित्व प्राप्त है, ये आप पीछे पाठों में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इन्हें 8वें घर में जाने का दोष नहीं लगता। जैसे मैंने आपको मंगल देव का बताया था, जब मंगल देव 8वें घर में आते हैं तो उन्हें मांगलिक होने का दोष लग जाता है, मगर चंद्रदेव जी को और सूर्य देव जी को एकल स्वामित्व होने के कारण 6ठे, 8वें, 12वें में जाने का दोष नहीं लगता। जो इनकी राशि जहां भी विराजमान होती है हम उसका संबंध उससे नहीं जोड़ते हैं। मगर सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है कि हमें इनके जाने का दोष नहीं लग रहा। कहते हैं ना, किसी बुरे स्थान में आप जाते हो, अब जेलर जेल के अंदर जाएगा तो उसे दोष नहीं लगेगा क्योंकि वह अपनी ड्यूटी करने जा रहा है, मगर अगर कोई कैदी जेल में जाएगा तो उसे दोष लग जाएगा, उसके ऊपर एक अपराध आ जाएगा कि ये अपराधी है इसलिए ये जेल गया है। तो उसी तरह से सूर्य और चंद्र को 8वें, 12वें, 6ठे में जाने का दोष नहीं लगता है, मगर ऐसी जगह पर जाकर उनके कारतत्वों में कमी जरूर आ जाती है। आप भी किसी गलत आदमी को देखते हैं तो आप भी उसके प्रति थोड़ी सी हीन भावना रख लेते हैं, तो उसी तरह से इनके स्वयं के कारतत्वों में जो इनको अच्छे फल देने होते हैं उन फलों में कमी जरूर देखी जाती है। तो आज मैंने आपको केंद्राधिपति दोष समझाने का प्रयास किया है। अब हम प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा मन है कि हम अगले पार्ट से प्रिडिक्शन शुरू करें कि हर एक ग्रह किस किस घर में या किस किस राशि में बैठकर किस तरह का फल देता है, इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ताकि अब हम अपने घर में अपनी कुंडलियों में देखकर उसे अप्लाई करके सीखना शुरू कर सकें। एक छोटी सी कमी मुझे केंद्राधिपति दोष की लग रही थी जिसे मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये केंद्राधिपति दोष ना समझ आ रहा हो तो पिछले पाठों में मेरी पाठ संख्या 27 और पाठ संख्या 28 में मैंने नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता के बारे में पूरा पाठ दिया है, तो अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो इसको समझने में आपको बहुत अच्छी आसानी होगी। इसीलिए मैं हर बार कहता आ रहा हूं कि अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी, और अगर आप क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वह हो सकता है आपको समझ ना आए। तो आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।